Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is Mridula Jangir, faculty of Shivjyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग का सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त है। इनका जन्म सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण आदि। और इनकी मृत्यु हुई है सन 1977 में। कवि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया था। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद वह स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का शुरुआती दौर में इन्होंने छायावादी कविता ही लिखी है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। प्रस्तुत जो कविता है वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युगों युगों से किसान का जीवन शोषण का शिकार हो रहा है। स्वतंत्र भारत में भी किसानों की सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और उसमें कोई भी सुधार नहीं आया है। किसान को ध्यान में रखते हुए कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया है और यह बात कवि को बहुत आहत करती है। वह उनके शोषण को देखकर बहुत दुखी है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बाद भी किसानों की स्थिति समाज में शोषित वर्ग के रूप में जानी जाती है। इस कविता में कवि ने किसानों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं को उजागर किया है। कवि ने बहुत ही व्यापक रूप से समाज में व्याप्त वर्ग व्यवस्था को दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार समाज आर्थिक स्तर पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बटा हुआ है, जाति के आधार पर बटा हुआ है और वर्गीय चेतना अभी भी व्याप्त है और समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। बच्चों, इस कविता में स्वतंत्र भारत में भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसानों की स्थिति दुखदायक एवं निराशाजनक है। यह देखकर कवि दुखी है। किसान की निराश आंखों में झांकता हुआ कवि कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। बच्चों, यहाँ पर अंधकार की गुहा, इसका मतलब है अंधेरे की गुहा। गुफा का अर्थ होता है, गुहा का अर्थ होगा गुफा। सरीखी का अर्थ होता है समान। उनकी आंखों में डरता है मन। यहाँ पर
किसान की आंखें जो है वो किसी अंधेरी गुफा के समान भयानक प्रतीत होती है, जिसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। उन आंखों को देखकर मन में भय उत्पन्न होता है, उन आंखों से डरता है मन, यानी किसान की वो दुख से भरी हुई गहरी आंखें देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का अर्थ होता है भयंकर। दैन्य दुख, गरीबी का दुख, दैन्य यानी गरीबी से मतलब है गरीबी का दुख। नीरव रोदन का अर्थ होता है मौन रुदन। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उन आंखों में दूर दूर तक घोर दुख और पीड़ा के आंसू ही दिखाई देते हैं। उन आंखों में भयानक गरीबी का दुख और चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। अगला जो पद्यांश है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। इस पद्यांश में वो कह रहे हैं, यहाँ पर किसान की पहले की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पहले किसान स्वाधीन था, अर्थात स्वतंत्र था, उसके पास अपनी जमीन थी, अच्छा भरा भरा पूरा उसका परिवार था, सभी बहुत खुश थे। उसकी आंखों में अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है स्वाभिमान या गर्व, उसकी आंखों में स्वाभिमान भरा होता था, परंतु आज वह अत्यंत दुखी है और इस दुख के समय में संसार ने उसे समस्याओं के मझधार में छोड़ दिया है। यहाँ मझधार का तात्पर्य है बच्चों समस्याओं का मझधार, यानी उसे समस्याओं के मझधार में छोड़ दिया है और उससे किनारा कर लिया, यानी समाज ने भी उससे किनारा कर लिया है। और जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है, उसी प्रकार आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य हो गया है, यानी अब उसके जीवन का वो स्वाभिमान, वो खुशहाली अब कुछ भी शेष नहीं रह गई है। अगला पद्यांश है, लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। लहराते वे खेत दृगों में, उसकी आंखों में, पहले के समय का वर्णन कर रहे हैं इसलिए उसकी आंखों में वो उसके जो खेत हैं, लहराते हुए खेत हैं, वो उसकी द्रगों में, द्रगों का अर्थ होता है बच्चों आंखों में। बेदखल का अर्थ होता है वंचित हो जाना। हस्ती थी उसके जीवन में, हरियाली यानी खुशियां, तृण तृण में, तृण तृण का अर्थ होता है तिनके तिनके में। तो इन पंक्तियों में किसान अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, किसान की आंखों में अपने वो लहलहाते खेत झूम उठते हैं, अब उसे उसके खेतों से ही बेदखल कर दिया गया है। जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी उस जमीन पर और उसके तिनके तिनके पर किसान का परिवार फलता फूलता था, यानी हंसता खेलता रहता था, और उन खेतों को देखकर उसके मन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन अर्थात उसका मन प्रसन्न हो उठता था और उन्हीं खेतों से आज उसे निकाल दिया गया है, अर्थात वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता, उसके जीवन की सारी प्रसन्नता, सारी खुशियां नष्ट हो गई है। अगला पद्यांश है, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बच्चों यहाँ आंखों में घूमा करता, उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा, और ये मुहावरा यहाँ पर किसान के बेटे के लिए प्रयुक्त हुआ है। कारकुनों की लाठी, कारकुनों का अर्थ है कारिंदे या सेवक, जो जमींदार थे उनके जो कारिंदे यानी उनके जो सेवक थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जवानी अर्थात युवावस्था में ही। तो किसान
की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ कवि, और कह रहे हैं कि किसान की आंखों के आगे वह दृश्य आज भी घूमा करता है जब उसके आंखों के तारे यानी उसके प्यारे बेटे को जमींदारों के कारिंदों ने यानी उसके सेवकों ने लाठियों से प्रहार कर करके मार डाला था। जवानी में ही उसका बेटा दुनिया छोड़ गया था। उसके बेटे की वो निर्मम हत्या का जो दृश्य है वो आज तक उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर नाचने लगता है। अगला पद्यांश है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहा आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, महाजन यानी ऋणदाता जो हमें ब्याज पर पैसा देते हैं। ब्याज की कोड़ी, कोड़ी का अर्थ है एक भी पैसा। आंखों में चुभना, इसका अर्थ होता है बुरा लगना। कुर्क का अर्थ होता है नीलाम करना। बर्धों, यहाँ बर्धों का मीनिंग है बेलों की जोड़ी, बर्धों की जोड़ी अर्थात बेलों की जोड़ी। तो इन पंक्तियों में किसान के मन की व्यथा का वर्णन किया गया है कि वह कर्ज में पूरी तरह से डूब गया था और जब कर्ज उतारने के लिए पैसे नहीं बचे तब महाजन ने उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया। उसका घर, खेत सब कुछ बिक गया। महाजन ने ब्याज का एक पैसा भी बकाया नहीं छोड़ा। उसके बेलों के जोड़े को भी उससे छीन लिया गया और नीलाम कर दिया गया। वह दृश्य उसकी आंखों में हर समय चुभता रहता है, यानी उसे आज भी जब ये सब बातें याद आती है तो उसका मन बहुत दुखी होता रहता है। आगे पद्यांश में वो कह रहे हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इन पंक्तियों में किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और कवि कहते हैं कि किसान के पास एक सफेद गाय भी थी। उजरी, उजरी जो है यहाँ उसकी जो गाय है सफेद गाय, उसके लिए आया है। उजरी का अर्थ होता है सफेद, और सफेद उसके पास गाय थी इसलिए उजरी गाय वो उसे कहता था। दुहाने, दूध दोहने के लिए आया है। आंखों में नाचा करती है, उजड़ गई है यानी जो उजड़ गई है यानी खराब हो गई है। तो वो कह रहे हैं किसान के पास एक सफेद गाय थी जिसे वो प्यार से उजरी कहता था। उजरी उसके अलावा किसी को भी अपने पास दूध दुहने के लिए नहीं आने देती थी। कितना सुख था उन पुराने दिनों में, किसान को वो सब याद आता है और उसकी दुख भरी आह निकल जाती है। उसके सुख भरे दिन अब बीत चुके हैं और वह उसकी आंखों के सामने नाचते रहते हैं, यानी उसके पुराने दिनों के वह दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। अगला पद्यांश है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इस पंक्तियों में किसान की स्थिति का वर्णन किया गया है। वो कह रहे हैं कि बिना दवा दर्पण के, दवा दर्पण है ना बिना दवा के इलाज के, उसकी जो घरनी थी, घरनी का अर्थ है उसकी पत्नी, वह स्वर्ग चली गई थी यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कह रहे हैं कि कवि कहता है कि दवा और इलाज के अभाव में किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उसे याद करके किसान की आंखें बार बार भर आती है और पत्नी की मौत के बाद देख रेख के अभाव में उसकी दूध मुही बेटी यानी उसकी जो नवजात बेटी थी उसकी भी 2 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी। अगला पद्यांश है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इन पंक्तियों में किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और कवि कह रहे हैं कि घर में अब केवल उसकी एक विधवा पतोहू, पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधू, उसके बेटे की जो वधू थी बस वही अब बची थी। लक्ष्मी थी और उसकी जो बहू थी वो लक्ष्मी के समान बताई गई है। पति घातिन, पति घातिन मतलब पति की हत्या करने वाली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल का मतलब थानेदार। तो यहाँ पर उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किसान के घर में बस अब उसकी एक विधवा बहू ही तो बची थी।
बहू लक्ष्मी के समान होती है, परंतु एक दिन कोतवाल ने उसे जबरदस्ती बुलाया और यह कहकर उसे अपमानित किया, उसे बेइज्जत किया कि उसके कारण ही उसके पति की मृत्यु हो गई है, यानी उसके पति की जान चली गई है। वह यह अपमान सहन नहीं कर सकी और कुएं में डूबकर उसने मौत को गले लगा लिया। अगले पद्यांश में कवि कह रहे हैं, खेर पेर की जूती जोरू ए न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि किसान के मन की स्थिति को बता रहे हैं कि जो किसान की जो पत्नी है, किसान को अपनी पत्नी के मरने का इतना दुख नहीं है, विशेष दुख उसे नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो जोरू, जोरू का अर्थ होता है पत्नी, जो पत्नी है वह तो पैर की जूती होती है, अगर एक चली जाए तो दूसरी आ सकती है, परंतु अपने जवान लड़के की सुध कर, सुध करना मतलब याद करके सांप लौटते हैं, यानी उसे बहुत दुख होता है, फटती छाती, उसका पीड़ा के कारण, दुख के कारण उसकी छाती बहुत फटती है, यानी उसे असहनीय दुख होता है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी पत्नी की याद का उसे विशेष दुख नहीं होता, परंतु उसके जवान बेटे की मौत का उसे बहुत दुख है, दुख से उसकी छाती फटती है, सीने में सांप लौटते हैं, अर्थात अपने बेटे की याद में उसे असहनीय पीड़ा होती है। अंतिम जो पद्यांश है वह है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है बच्चों यादें, क्षण भर यानी पल भर के लिए, तुरंत का अर्थ है तुरंत यानी शीघ्र ही, चितवन का अर्थ यहाँ दृष्टि से है, तीखी नोक यानी दुख, तीखी नोक के समान दुख को यह बताया गया है, तीखी नोक के समान चुभ रही हैं। तो बीते दिनों की यादें उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक ले आती हैं। तो कवि किसान की इसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे उसका भरा पूरा परिवार था, हंसता खेलता उसका जीवन था, यह सब यादें उसकी आंखों में एक क्षण के लिए यानी कुछ पल के लिए चमक ले आती है, किंतु अगले ही क्षण वास्तविकता से उसका सामना होता है और उसकी आंखें शून्य में गड़ जाती है और तीखी नोक के समान उसे चुभती रहती है, अर्थात उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है और वे सब स्मृतियां यानी वो सब यादें उसके लिए अत्यंत दुखदाई बन जाती हैं। तो बच्चों ये है हमारी कविता वे आंखें। आई होप बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी कि हमारे समाज में गरीब किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है, कैसे उनका शोषण होता है। आप इस कविता के भावार्थ को अच्छी तरह समझें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।